प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी जितने भी फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर नंबर चल रहा है चैप्टर नंबर 10, जिसका हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है तरंग प्रकाशिकी यानी वेव ऑप्टिक्स। और बच्चों ये है इसका 11वां पार्ट। कोशिश करेंगे कि आज के पार्ट में सारी चीजें खत्म हो जाए। इन केस अगर न्यूमेरिकल वाला पार्ट रह जाता है और लेसन बहुत लंबा हो जाता है तो उस केस में हम न्यूमेरिकल वाले पार्ट को एक 12वें भाग के अंदर शिफ्ट कर देंगे, जो कि एक छोटा सा भाग होगा। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट क्लास में अपने ध्रुवण के बारे में पढ़ा था, मतलब पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था कि ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण कैसे करते हैं, ये बातें अपन ने खत्म की थी। लेकिन हमने प्रकाश का ध्रुवण सिर्फ एक ही चीज का यूज करके करा था। वो कौन था बच्चों? टूरमेलिन का क्रिस्टल। लेकिन वो अकेला मेथड नहीं जिसके थ्रू आप प्रकाश का ध्रुवण कर सकते हो, और दो मेथड भी हमारे सिलेबस में लिखे हुए हैं। एक है प्रकीर्णन के द्वारा और एक है बच्चों हमारा परावर्तन के द्वारा। तो ये दो मेथड आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ हमारा जो पोलराइड है उसके कहां कहां हम यूज करते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहां डे टू डे लाइफ में अपने को देखने को मिलते हैं, वो भी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने भी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले से देखकर आना, बिकॉज बिना उस वीडियो को समझे आप इस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। ये तो आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए बात। चलिए देखते हैं आज के हमारे टॉपिक क्या है। तो बच्चों हमारा आज का पहला गोल है उदाहरण संख्या 10.8। बहुत आसान सा प्रश्न है, वो खत्म करेंगे। उसके बाद प्रकीर्णन के द्वारा ध्रुवण के बारे में बात करेंगे, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के थ्रू कैसे ध्रुवण संभव है, कैसे पोलराइजेशन पॉसिबल है, वो बात करेंगे। इसके बारे में पहली बार बताया था डॉक्टर सीवी रमन ने 1920 के, अपनी जो एक पूरी टीम थी उसके साथ मिलकर के उन्होंने स्टडी स्टार्ट करी, और इसके लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, उसके बाद परावर्तन के द्वारा अपन ध्रुवण के बारे में बात करेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन का यूज करके हम ध्रुवण कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास आएगा बच्चों ब्रूस्टर का नियम। इसी के अंदर अपन एक चीज पढ़ेंगे जिसको अपन बोलते हैं ब्रूस्टर का नियम, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ब्रूस्टर का नियम। मेलस और ब्रूस्टर दोनों ही ध्रुवण के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेलस की बात हम पहले ही कर चुके हैं, ब्रूस्टर की बात इस वाले लेसन में करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन करेंगे बच्चों उदाहरण संख्या 10.9, और अगर हमारे पास समय हुआ उसके बाद बात करेंगे पोलराइड्स के यूजेस कहां कहां पे हैं, और फिर भी हमें समय बच गया, ठीक है ना, ये सब करने के बाद भी, तो हम फिर अभ्यास प्रश्न पे जाएंगे। अगर नहीं बचा तो फिर उसको एक नेक्स्ट लेसन में अपन उसको कन्वर्ट कर देंगे। वैसे तो पूरे चांसेस यही है कि वाला टॉपिक आज नहीं हो पाएगा इस लेसन में, ठीक है, क्योंकि यही अपने आप में काफी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो समझाने में करीब 40-50 मिनट तो चले ही जाएंगे, और इससे ज्यादा लेसन अपन बड़ा बनाते नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं उदाहरण संख्या 10.8 से। आज सब बच्चे आराम से पहले इस क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है, कोशिश करो खुद से करने की, पॉज करके, और फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, आई होप सबने पढ़ लिया होगा अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो क्रॉसित पोलराइडों के बीच में पोलराइड की एक तीसरी शीट को घुमाया जाता है। मतलब दो पोलराइड हैं और वो पोलराइड एक दूसरे से क्रॉस करके रखे हुए, मतलब अगर एक पोलराइड ऐसे है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कोई भी लाइट नहीं निकलने वाली। ठीक है, तो ये पहला पोलराइड हो गया बच्चों। मान लो ये हमारा पहला पोलराइड है। पोलराइड का शेप आप कैसा भी बना सकते हो, जैसे मैंने लास्ट में बनाया था क्रिस्टल जैसा, वैसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो, ये आपकी इच्छा है। और जो दूसरा पोलराइड अपन यूज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो इस तरीके से दो पोलराइड जो है एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं, ऐसा प्रश्न में उसने बोला। अब हमने क्या करा, हमने एक तीसरा पोलराइड लिया और उसको कैसे भी रेंडमली इसके चारों तरफ घुमाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके का पोलराइड लिया और उसको रेंडमली घुमाना स्टार्ट कर दिया। ये तो दो फिक्स है, ये पहला पोलराइड है, पोलराइड नंबर 1, ये पोलराइड नंबर 2, और ये पोलराइड नंबर 3। इसको अपन रोटेट कर रहे हैं, इसको अपने अक्ष पर घुमा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अपन से पूछ रहा है कि अगर मैं आपके इस पोलराइड को घुमाना स्टार्ट करूंगा तो इस वाले जो पोलराइड है इससे जो लाइट निकलने वाली है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अपने को बच्चों इसमें बताना है। तो बच्चों बहुत आसान सा प्रश्न है। मान लेते हैं कि किसी भी समय पर पहले और तीसरा जो पोलराइड है वो थीटा कोण पर है। मान लो यहां से जो लाइट आ रही है, चलो पहले इसके बारे में बात कर ले कि I0 इंटेंसिटी की लाइट यानी I0 तीव्रता का प्रकाश आपने पहले पोलराइड पे डाला, और पहला
और तीसरा जो पहला और जो तीसरा पोलराइड है, ये आपका पहला पोलराइड है, ये तीसरा पोलराइड है, और इनके बीच में कितना कोण जा रहा है बच्चों, थीटा। तो हमने पढ़ा है मेलस के लॉ से, अगर इसके ऊपर आई नॉट तीव्रता का प्रकाश जाता है तो इसके बाहर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा का प्रकाश बाहर निकलेगा। मतलब पहले वाले पे आपने आई नॉट प्रकाश डाला, इसमें से जो निकलने वाला प्रकाश है वो कितना हो गया, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा जो है आपका, जो प्रकाश आपने डाला है वो दूसरे वाले के लिए यानी P2 के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, वो दूसरे वाले के लिए बिहेव करेगा इनपुट की तरह। समझना बहुत अच्छे से, जो पहला वाला है उसने लाइट निकाल ली अपने में से आई नॉट, ठीक है, आई नॉट प्रकाश अपन डाल देते हैं, बोल देते हैं सीधा सीधा यहीं पर बोल देते हैं आई नॉट, ठीक है ना। इसने कितना प्रकाश दिया, आई नॉट प्रकाश उसके ऊपर डाला, ठीक है। आई नॉट प्रकाश डालने के बाद इसने कितना प्रकाश बाहर निकाला, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है इन दोनों के बीच में कोण क्या है। अब ये जो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा है, ये प्रकाश हमने किस पे डाला है, ये हमने डाला है दूसरे पोलराइड पे, जिसको अपन ने P2 का नाम दिया है, ठीक है ना, जो एक्चुअली थर्ड नंबर पे रखा हुआ है, जो फिक्स था। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में कितना कोण है, तो समझना, अगर ये पोलराइड पहला वाला जो आपका पोलराइड अगर ऐसे है, दूसरा वाला पोलराइड इसके साथ कितना कोण बना के बैठा है, थीटा कोण बना के बैठा है, तो हमें पता है जो तीसरा पोलराइड है, मतलब जिसको अपन ने P2 नाम दे रखा है, ठीक है, तो ये P3 तो हमारे पास आ गया। ये जो P2 पोलराइड है ये तो इसके लंबवत है पहले वाले के, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका P2 पोलराइड है वो कुछ इस तरीके का होगा, उसका अक्ष के बारे में बात चल रही है। तो बच्चों अब जो P3 से लाइट निकल रही है वो P2 के लिए इनपुट की तरह बिहेव करेगी। मतलब जैसे सेकेंड वाले के लिए इनपुट कौन था, आई नॉट था, आउटपुट कौन निकला, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस वाले के लिए P2 के लिए इनपुट कौन है, इनपुट कितना दिया और किसने दिया, P3 वाले ने दिया, कितना दिया, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है इसके लिए इनपुट, तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा ये हमें पता है, आउटपुट का फॉर्मूला वही जो इनपुट था और साथ में कॉस स्क्वायर और थीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं पता कि इन दोनों के बीच में कोण कितना है, पता तो है, कैसे, देखो नीचे भाई, अगर ये दोनों 90 डिग्री पर है, इन दोनों के बीच में थीटा है, तो P3 और P2 के बीच में कितना कोण हो गया बच्चों, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब जो P2 पोलराइड है उसमें से कितना प्रकाश बाहर निकलेगा, उसमें से निकलेगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। वापस समझाता हूं, यहां से फर्स्ट वाले पोलराइड से आई नॉट प्रकाश बाहर निकला है बच्चों, मान लो ये सेकंड पोलराइड है जिसको इसके साथ साथ घुमाया जा रहा है, इसमें से मान लो कितना प्रकाश बाहर निकला, ये देखो कुछ इस तरीके से, इसमें से आपके कैमरे की तरफ आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा वाला प्रकाश आपके पास निकला। ये थर्ड पोलराइड है जो फर्स्ट वाले के साथ 90 डिग्री पे रखा हुआ है। अब इस वाले फोन से जो प्रकाश निकला है वो इसके लिए इनपुट की तरह व्यवहार करेगा, और वो कितना इनपुट है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हमने देखा इन दोनों के बीच में कोण कितना है, हमने बोला 90 माइनस थीटा है, तो फिर मतलब इसका आउटपुट कितना हो गया, जो इसने डाला था गुणा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो बच्चों सेकेंड वाले से आने वाला आउटपुट जो है किसके इक्वल हो गया, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप सबको पता है कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है, ये आप इसको ऐसा लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा, और बच्चों कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा इसमें स्क्वायर है, ध्यान रखेंगे, तो ये हमारे पास हो गया आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें एक्सप्रेशन अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, चाहो तो यहीं तक छोड़ सकते हो, गलत तो नहीं है, बट आप चाहो तो थोड़ा उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे एनसीईआरटी वालों ने भी किया है। हम सबको पता है, स्टार्टिंग में पढ़ा था 0th चैप्टर में, साइन 2 थीटा बच्चों किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है कॉस थीटा और साइन थीटा आ रहा है, ठीक है, उसका स्क्वायर है, तो ये हो गया आई इज इक्वल टू आई नॉट, एक काम करते हैं उसको लिखते हैं कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे जरूरत किसकी है, मुझे तो 2 की जरूरत है, तो मैं अंदर ही ब्रैकेट के अंदर ही 2 से गुणा भाग कर देता हूं, ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा बना देता हूं, मैं ब्रैकेट के अंदर ही 2 से गुणा भी कर देता हूं और 2 से भाग भी दे देता हूं, ठीक है। अब बच्चों ये जो ऊपर वाली टर्म है 2 cos थीटा साइन थीटा, ये क्या बन गई, साइन 2 थीटा बन गई। हमें कितना मिला, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4,
तो ये हमारे पास सबसे लास्ट वाला जो पोलराइड है P2, उससे निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता है। अगर हमें पता करना है कि ये प्रकाश अधिकतम कब निकलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है I0/4, इससे ज्यादा नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर 2θ का अधिकतम मान हो सकता है 1। साइन स्क्वायर 2θ का अधिकतम मान कितना हो सकता है बच्चों? 1 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहो तो ठीक है, क्योंकि आपको इसने वैसे भी परिवर्तन की विवेचना करने के लिए बोली है, यही लास्ट इंटेंसिटी आएगी। पर हाँ, अगर आप पता करना चाहते हो कि किस पर अधिकतम होगा, तो साइन स्क्वायर 2θ को आप 1 के इक्वल रख दो। साइन का मान 1 होता है 90 डिग्री पर। चलो इसको दूसरे पेज पे कर लेते हैं। ओके, हमारे पास आंसर क्या आया? I = I0/4 साइन स्क्वायर 2θ। हमने बोला इसका अधिकतम मान क्या होगा? इसका अधिकतम मान होगा I0/4। कब होगा? जब साइन स्क्वायर 2θ का मान किसके बराबर हो जाए बच्चों? 1 के बराबर हो जाए। और इसका मान 1 कब होगा? जब, अच्छा ये साइन स्क्वायर 2θ है ना, तो साइन 2θ भी बोलेंगे तो भी 1 ही आएगा, कोई परेशानी तो है नहीं, 1 का रूट 1 ही होता है। और इसका मान 1 कब आता है? जब थीटा की जगह कितना लिखा हो बच्चों? 90 डिग्री। तो कंपेयर कर लो, 2θ 90 के बराबर है और थीटा किसके बराबर है? 45 डिग्री के। यानी आपका जो फर्स्ट पोलराइड है, जो आपका फर्स्ट पोलराइड ये वाला था, वो सेकंड वाले के साथ जब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये फर्स्ट वाला पोलराइड है P1, इस वाले को थर्ड दिया था ना, इस वाले को थोड़ा सा टिल्ड रखा था अपन ने, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का रखा था। तो ये जो है इसके साथ जब 45 डिग्री का कोण बनाएगा, उसको P3 बोला था, और ये तो हमारा बिल्कुल ही टिल्ड था, इसका तो हम कुछ कर भी नहीं सकते है ना, ये तो 90 डिग्री पे ही है फर्स्ट वाले के साथ। ठीक है, तो ये हमारा P1 हो गया। जो P3 है वो इसके साथ कितने का कोण बनाएगा? 45 डिग्री का। तो हमें अधिकतम प्रकाश मिलेगा किस में से निकलने वाला? P2 से निकलने वाला, और वो कितना होगा? मैक्सिमम प्रकाश का 1/4। मतलब अगर फर्स्ट वाले पोलराइड ने मान लो 20 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड की ऊर्जा उत्सर्जित की है, तो यहाँ पे सिर्फ कितनी पहुंचेगी? 5। ठीक है, क्योंकि तीव्रता का मतलब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, सारा जोड़ मोड़ तरोड़ के सब आपको मैंने बता दिया। चलो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा प्रकीर्णन के द्वारा ध्रुवण। तो बच्चों इसकी पहली बार डिस्कवरी करी थी हमारे भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन ने। डॉक्टर सीवी रमन ने पहली बार बताया था कि प्रकीर्णन के द्वारा भी हम प्रकाश का ध्रुवण कर सकते हैं। हम नहीं करते एक्चुअली, हमारा अर्थ खुद ब खुद करता है। ठीक है, हमारे आसपास गैस के जो इतने सारे छोटे छोटे अणु हैं, उनसे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और उससे जो प्रकाश हमें मिलता है वो ध्रुवित प्रकाश मिलता है। उसके बारे में उन्होंने बताया था 1920 में अपनी टीम के साथ, अपने सहयोगी जो टीम थी, अपनी टीम के साथ इन्होंने रिसर्च स्टार्ट करी। ठीक है ना, रिसर्च जो है इन लोगों ने स्टार्ट करी, रिसर्च स्टार्ट करी, और 1930 में इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। ठीक है ना, नोबेल प्राइज बच्चों, नोबेल पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। आप सब जानते हो, अल्बर्ट नोबेल के नाम पे अल्बर्ट नोबेल ने ही जो है एक चैरिटी बनाई थी, उसी से उनको मतलब लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे अभी अपन। तो डॉक्टर सीवी रमन ने पहली बार इसके बारे में बताया। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई अगर आपका मान लो सूरज यहां पर है, और जो सूरज है वो कैसा प्रकाश उत्पन्न करता है? ऑब्वियसली अध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करता है। और हम कल बात कर ही चुके हैं, अध्रुवीय प्रकाश को अपन दो चीजों से बताने वाले हैं। दो तरीके के अपन उसके अंदर जो है वाइब्रेशन देख रहे हैं। एक इस तल के समांतर, ठीक है ना, तुम्हारी बुक में बड़ा ही हिंदी का कलिष्ठ शब्द लिखा है, द्वित्रिशूल, ऐसा कुछ नाम लिखा है, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। तो ये उसके वाइब्रेशन के बारे में बात चल रही है, जो इस प्लेन के क्या है? समांतर है, इस तल के समांतर है। और ये जो डॉट है ये तल के लंबवत है, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। ठीक है ना,
तो उन्होंने बोला कि मान लो ये हमारा अध्रुवीय प्रकाश है जो सूर्य से आ रहा है और ये कोई कण है, ये हमारे पास कोई कण है। तो जब कण इसके ऊपर प्रकाश गिरेगा तो आप सब जानते हो कि प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन होना ही पॉसिबल तब है जब कण का आकार जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के आसपास हो। तो जब प्रकाश इसके ऊपर गिरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो जो इसके लंबवत प्रकाश होगा ना, होगा तो हर डायरेक्शन में, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, हर डायरेक्शन में प्रकीर्णन होगा। प्रकीर्णन का मतलब ही होता है प्रकाश का फैलना। तो जो इसके लंबवत होगा ना प्रकाश, इसके जस्ट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ये देखो इसके जस्ट 90 डिग्री पे, वो जो प्रकाश होगा उन्होंने बोला कि कैसा प्रकाश होगा, वो ध्रुवीय प्रकाश होगा और वो प्लेन के अंदर बाहर होगा। यानी अगर आपका ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है, ये आपकी ऑब्जर्वर की आंखें, ठीक है ना, हमारा ऑब्जर्वर है उसकी आंखें, ऑब्जर्वर मतलब प्रेक्षक है हमारा यहाँ पर। तो प्रेक्षक को वो प्रकाश कैसा दिखेगा, वो प्रकाश इसको दिखेगा कि प्रकाश जो है वो ध्रुवित हो चुका है। अब हम पता कैसे पड़ेगा कि प्रकाश ध्रुवित है, ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया एक पोलराइड का यूज करके आप देख सकते हो। अगर पोलराइड को घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाए, फिर वापस धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाए, फिर वापस कम होना स्टार्ट हो जाए, मतलब एक पूरे चक्कर में 2 बार बढ़े और 2 बार 0 हो जाए, तो उस केस में अपन बोलते हैं प्रकाश क्या है, ध्रुवित है। ठीक है, और प्रकाश ध्रुवित होने से होगा क्या, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, इससे लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कैमरे में यूज करते हैं, भाई मुझे क्लाउड्स की पिक्चर लेनी है, बादलों की, लेकिन सूरज का प्रकाश इतना ज्यादा है कि मैं और किसी की पिक्चर ले ही नहीं पा रहा। ठीक है ना, यहाँ मैंने गाड़ियों के हेड उसके बारे में बताया था, कांच के जो शील्ड होते हैं हमारी कारों के, उसके ऊपर पोलराइड यूज होता है। ठीक है, चलो उसके बारे में तो अपन डिटेल में बात करेंगे। तो ये हमारे पास कौन सा प्रकाश है, ये हमारे पास है प्रकीर्णित प्रकाश, और ये हमारे पास कौन सा प्रकाश है, आपतित प्रकाश। आपतित प्रकाश। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो हम क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले अध्रुवित प्रकाश जो सूर्य से निकल रहा है, तो सूर्य से प्राप्त अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश जब किसी कण से प्रकीर्णित होता है तो इसके लंबवत प्राप्त प्रकीर्णित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश होता है ना। ध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो इसी को अपन बोलते हैं प्रकीर्णन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। अब बच्चों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इस चैप्टर के, मतलब ध्रुवण के बारे में। ध्रुवण के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ध्रुवण। अब ये कैसे पॉसिबल है, देखो भाई हम सब जानते ही हैं कि जब हम किसी भी लाइट को, व्हाइट लाइट को, श्वेत प्रकाश को किसी भी 2 माध्यमों के ऊपर डालते हैं, हमारा माध्यम एक है जो कि मान लो वायु है, ठीक है ना, और ये माध्यम 2 है कि मान लो एक कांच, जल, जो आपको मानना हो। तो आपको पता है जब लाइट इसके ऊपर गिरेगी, मैंने आपको जब इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ाया था तो भी बताया था, जब इसके ऊपर बच्चों लाइट गिरेगी तो लाइट का कुछ भाग तो क्या हो जाता है, इसमें पारगमित हो जाता है, मतलब अपवर्तित हो जाता है, और कुछ भाग इसमें से बच्चों क्या होता है, परावर्तित भी होता है। ठीक है, अगर ये व्हाइट लाइट है तो जब हमने लाइट डाली तो उसका काफी सारा पार्ट तो अपवर्तित हो जाता है, लेकिन कुछ पार्ट जो होता है, बहुत कम पार्ट जो है वो परावर्तित भी हो जाता है। मतलब ये कौन सा प्रकाश है, ये हमारा आपतित प्रकाश है, ये हमारा आपतित प्रकाश है, ये हमारा अपवर्तित प्रकाश है, और जो ऊपर आपको दिख रहा है ये आपका परावर्तित प्रकाश है। तो अगर किसी भी 2 माध्यमों पर प्रकाश डाला जाता है तो उसकी सतह पर अगर आपने अध्रुवित प्रकाश डाला है
तो आपको जो परावर्तित प्रकाश प्राप्त होगा वो पार्शियली पोलराइज्ड होगा, मतलब आंशिक रूप से ध्रुवित होगा। तो इसको डायग्राम, अगर मैं इसी का डायग्राम वापस बनाऊं तो मान लो ये दोनों की इंटरमीडिएट सरफेस है और जो आपने इसके ऊपर लाइट डाली वो कुछ इस तरीके से डाली, ठीक है ना, और ये बोल देते अपन इसका जो है हमारा नॉर्मल है, ठीक है, और लाइट आपने डाली, ये हमारे पास अध्रुवित प्रकाश है। तो अध्रुवित प्रकाश उसके ऊपर गिरा, यह अध्रुवित प्रकाश उसके ऊपर गिरा। तो बच्चों अब इसके बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी, मतलब परावर्तित प्रकाश होगा, वो पार्शियली पोलराइज्ड होगा, मतलब आंशिक रूप से जो है हमारा ध्रुवित होगा। मतलब उसमें दोनों तरह के घटक होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, देखो ये भी होंगे, कुछ कुछ ऐसे भी मिल रहे हैं बीच बीच में, मान लो ये मिला, ये मिला। तो देखो यहां पे आपने मान लो देखो 100% लाइट डाली, 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 डाले, उसमें से 3 तो जो है इस प्लेन के इस तरीके से लंबवत गति कर रहे हैं और 2 इसके समांतर गति कर रहे हैं। तो ये जो प्रकाश हमें प्राप्त हुआ है, हम बोलेंगे कि इसमें लाइट जो है 60% पोलराइज हो गई। क्या हो गई? लाइट 60%, क्योंकि 5 डाले थे, 3 जो है इस प्लेन के क्या है, लंबवत है, तो 60% लाइट क्या हो गई? पोलराइज्ड हो गई। ठीक है, जैसे मान लो 100% डाली, 60% पोलराइज्ड हो गई, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? आंशिक ध्रुवित प्रकाश। आंशिक ध्रुवित प्रकाश। और ये तो हमारे पास आपतित है ही, आपतित तो पूरी तरीके से अध्रुवित ही है, ठीक है ना, ये तो पूरी तरीके से कैसा है? अध्रुवित प्रकाश ही है। और जो अपवर्तित प्रकाश होता है वो भी अनपोलराइज्ड ही होता है, उसका तो कुछ नहीं है, वो तो अनपोलराइज्ड ही होगा। ठीक है, तो उसमें कण तो आपको ऐसे ही प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के जो हमारे पास परावर्तित प्रकाश हो रहा है वो आंशिक रूप से क्या है बच्चों? पोलराइज्ड है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं ये कोण को बढ़ाता जाता हूं, कोण को धीरे 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 मैंने बढ़ाना स्टार्ट करा, तो एक ऐसा कोण हमें प्राप्त होता है जहां पर ये जो आपका परावर्तित प्रकाश है वो पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाता है। लेकिन अगर मैंने कॉन्टिन्यूसली फिर भी कोण को बढ़ाना स्टार्ट करा तो फिर ध्रुवित प्रकाश का जो मान है या ध्रुवित प्रकाश की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? घटने लग जाती है। मतलब मैंने लाइट डाली, मुझे कुछ ध्रुवित प्रकाश मिला, फिर जैसे जैसे मैं कोण बढ़ाता जा रहा हूं, इसका कोण बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक कोण ऐसा आएगा जहां पर ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, उस कोण को अपन बोलते हैं ब्रूस्टर कोण, और उस केस में जो प्रकाश हमें मिलता है वो पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक है, और अगर मैंने उसके बाद उस ब्रूस्टर कोण के बाद फिर से कोण बढ़ाना स्टार्ट करा तो यहां पे जो प्रकाश है उसकी तीव्रता धीरे धीरे वापस क्या होने लग जाएगी? घटना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अपन उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक और डायग्राम इसका बनाएंगे अपन। तो देखो अब ब्रूस्टर कोण के बारे में बात कर रहा हूं स्पेशली। आप चाहो तो एग्जाम में एक सिंपल सा ये वाला डायग्राम भी बनाया ना, कोई बोलने वाला नहीं, मस्त रहो। तो ये आपने लाइट डाली और इसके अंदर जैसे मैंने आपको बोला दोनों तरीके का प्रकाश है, दो तरह के दोलन है, तो ये तो हमारा हो गया अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो ये अध्रुवित प्रकाश हमारे पास हो गया। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो प्रकाश है पूरी तरीके से क्या हो गया बच्चों? ध्रुवित हो गया। ठीक है ना, जिस कोण पर ऐसा हुआ उस कोण को अपन बोलते हैं आईपी, ब्रूस्टर कोण। ठीक है ना, आईपी। ठीक है, इसको बुक्स में आईपी से ही लिखते हैं, आप चाहो तो किसी और से लिख दो, वैसे इसको ब्रूस्टर कोण बोलते हैं। ठीक है, आईपी यहां पर क्या है? ब्रूस्टर कोण। ब्रूस्टर का नियम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्रूस्टर का नियम अभी मैं लिखवा दूंगा। और जब हमें परावर्तित प्रकाश मिल रहा है वो तो आपको पता है अनपोलराइज्ड ही है। अपवर्तित प्रकाश, परावर्तित तो पूरी तरीके से पोलराइज्ड है, अपवर्तित प्रकाश अनपोलराइज्ड है। तो ये पूर्णतः क्या है? ध्रुवित। तो आपको पता है यहाँ पे क्योंकि परावर्तन हो रहा है
तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होने चाहिए। आपतन कोण और यहाँ पर परावर्तन कोण भी आईपी ही होगा। एक चीज तो यहाँ पे ये हो गई कि जो आपका अपवर्तित प्रकाश है पूर्णतः ध्रुवित हो गया, और साथ के साथ आपकी अपवर्तित किरण और आपकी परावर्तित किरण और आपकी अपवर्तित किरण वो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो गई। तो इस ब्रूस्टर कोण पर क्या क्या होता है? पहली बात, ब्रूस्टर कोण पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है, पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। पहला केस। दूसरा केस, परावर्तित प्रकाश एवं अपवर्तित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश एवं अपवर्तित प्रकाश एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं, एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं। हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों अगर ये कोण आपका आर है, ये वाला कोण आप सब जानते हो, ये तो आर ही होगा, है ना। ये वाला कोण हमारा अपवर्तन कोण आर है, सब जानते हो। तो बच्चों एक बात जो मैं आप लोगों से करने वाला हूं वो है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, यानी इसके अपवर्तनांक के बारे में। तो मैं लिखूंगा मैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से हम जानते हैं जो अपवर्तनांक होता है वो किसके बराबर होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। अब हमें पता है आई की जगह तो अपन ने क्या रख दिया? आई पी, ब्रूस्टर कोण। और जरा आर को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना भी। तो देखो ये आपका आईपी ही है, ये आपका आर है, और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। ठीक है। तो बच्चों अगर ये आईपी है तो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला, अगर ये पूरे का 180 के हिसाब से मानूं तो आई प्लस आर प्लस 90 बच्चों किसके बराबर हो जाएगा? 180 के। सही है। ठीक है, रेखिक कोण हो गया हमारे पास। ये कौन सा कोण है? रेखिक कोण। तो अगर ऐसा है बच्चों तो देखो इसको उधर ले जाओ, आई प्लस आर किसके बराबर हो जाएगा? 90 के, क्योंकि 180 में से 90 गया है तो 90 बचा। तो ऐसे आर का मान बच्चों किसके बराबर हो गया? अच्छा इसको आईपी बोल रहे हैं तो उसको आईपी लिख देते हैं। आर किसके बराबर हो गया? 90 माइनस आईपी, यानी कोण आर को अपन 90 माइनस आईपी लिख सकते हैं। तो यहां पे इसको यूज करेंगे अपन, तो यहां पे लिखेंगे साइन 90 माइनस आईपी। और आई गेस सबको पता है साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो नीचे पर लिखेंगे कॉस आईपी। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों? टेन आईपी। तो यानी अगर मुझे किसी भी मटेरियल के लिए ब्रूस्टर कोण का मान निकालना है, मतलब वो कोण जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाए, तो उसका मान हमारे पास किसके इक्वल आया? देखेंगे यहां से, आईपी इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एन। एन यहां पर क्या है? अपवर्तनांक। ठीक है, जिसको नहीं पता मैं लिख देता हूं, टेन यहां पर क्या है? अपवर्तनांक। ठीक है ना, यही हमारा ब्रूस्टर के लॉ से हमने ये सारी चीजें करी। तो अगर हमसे कोई पूछे कि ब्रूस्टर का नियम क्या होता है तो अपन क्या बोलेंगे? अगर हमसे कोई बोले ब्रूस्टर का नियम तो अपन बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? जैसे जैसे, ये दो बार लिखा है, दो का मतलब दो बार लिखा है, जैसे जैसे आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान बढ़ता है, बढ़ता है, परावर्तित प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है। ब्रूस्टर कोण पर, ब्रूस्टर कोण पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है,
प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। अधिकतम होती है। ठीक है। एवं परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है। परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है। ध्रुवित होता है तथा अपवर्तित प्रकाश के लंबवत होता है। तथा अपवर्तित प्रकाश के लंबवत होता है। लंबवत होता है। ठीक है बच्चों, तो ये है सारी कहानी ब्रूस्टर के नियम की। आपको कोई बोले तो ये लिख देना, और आगे लिखना हो इससे ज्यादा कोण पर हमारे पास क्या होने लग जाता है, प्रकाश की तीव्रता वापस घटने लग जाती है और ये प्रकाश वापस जो है आंशिक ध्रुवित होने लग जाता है, मतलब पार्शियली पोलराइज्ड होने लग जाता है। तो आई होप सब बच्चों को ब्रूस्टर का नियम समझ आया होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और एग्जाम में आने के काफी चांसेस रहते हैं। तो ये जो है हमारे पास उसी ब्रूस्टर के नियम पर एक छोटा सा प्रश्न है, तो आप आराम से एक बार रीड कीजिए, देखें आप लोगों से होता या नहीं होता। फिर जब आप लोगों से ना हो तो वीडियो को वापस रिज्यूम करके आप देख लीजिएगा। चलिए, आई होप सबने रीड कर लिया होगा आराम से। एक समतल कांच के पृष्ठ पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। आपतन कोण कितना होना चाहिए जिससे कि अपवर्तित या परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे के अभिलंबवत हो जाए। तो बच्चों बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यानी हमसे यहाँ पर ब्रूस्टर कोण का मान पूछा जा रहा है। साफ साफ प्रश्न यही बोल रहा है, किसने बोला, परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत हो जाए, मतलब ये उस हमारे आपतन कोण की बात कर रहा है जब वो ब्रूस्टर कोण बन जाए। और इसने बोला समतल कांच, तो बच्चों समतल कांच के लिए n का मान होता है 1.5 या 3/2। ठीक है, तो 3/2 1/5 कुछ भी आप बोल लीजिए, अभी पीछे पढ़कर ही आए अपन कि जो आईपी होता है वो किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स n के इक्वल। यहाँ पे अपन लिखेंगे आईपी इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.5, क्योंकि हमें tan इनवर्स पे इसका मान नहीं पता। मान लो √3 आ जाता या कुछ और आ जाता तो मैं निकाल भी सकता था, अभी नहीं पता तो हम इसको यहीं तक एग्जाम में छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आप लिख कर आ जाएंगे। एक स्टेप का आंसर था, एक नंबर से ऊपर कभी नहीं आएगा। हाँ, अगर दे रखा हो tan इनवर्स 1.5 का मान ये होता है तो फिर करेक्ट आप वही लिख कर आएंगे, अदरवाइज एग्जाम में इतना लिख कर आएंगे। एनसीईआरटी में आप लोगों को जो कोण इसने दिया है वो कितना दिया है, 57 डिग्री। लेकिन ऑब्वियसली आपको 57 डिग्री नहीं पता होता तो ये तभी लिखेंगे, मैं लिख देता हूं, तभी लिखेंगे जब एग्जाम में दिया, तभी लिखना है जब एग्जाम में गिवन हो। ठीक है ना, एग्जाम में दिया हो, गिवन हो, नहीं तो फिर छोड़ देना, इतना खत्म। ठीक है, तो बच्चों अब जो है हमारा, अब अपन बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों के बारे में। तो एक ही अभ्यास प्रश्न भी अपन कर पाएंगे, बाकी अभ्यास प्रश्न अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलो, तो एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले हमारे पोलराइड के उपयोग भी बचे हैं, तो हम पोलराइड के उपयोग खत्म करेंगे, फिर तो मतलब आज कोई सवाल ही नहीं है अभ्यास प्रश्नों का। ठीक है, चलो तो पोलराइड के उपयोग देखते हैं। सबसे पहले बच्चों पोलराइड का यूज कहां पे करते हैं, जो आसपास की चकाचौंध होती है। ठीक है, जैसे आप सन के आसपास किसी चीज को देखना चाहते हो या रात में ड्राइविंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा चकाचौंध है, बहुत ज्यादा लाइट है और आप किसी भी चीज को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। सन ग्लासेस जो आप लोग बोलते हो, ठीक है, सन से जो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसमें भी अच्छी क्वालिटी के पोलराइड लगा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर हमें चकाचौंध जो है उसको दूर करना हो, ठीक है, तो उसके लिए अपन पोलराइड का यूज करते हैं। तो सबसे पहला है चकाचौंध को दूर करने के लिए। ठीक है, अब चकाचौंध के अंदर आपकी वो भी आ गई, जैसे आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, टू व्हीलर चला रहा हूं। अब जब मैं टू व्हीलर ड्राइव कर रहा हूं तो सामने आ गई एक कार। अब जब सामने कार आ गई तो उससे इतनी ज्यादा लाइट मेरी आंखों में पड़ रही है कि मैं प्रॉपर्ली और चीजों को देख नहीं पा रहा हूं और मेरी आंखें ना बहुत चिलमिला गई, मतलब बहुत ज्यादा
आंखों में पेन होने लग गया है, मैं बाकी चीजों को देख नहीं पा रहा हूं। तो इसके लिए अपन हमारे ग्लासेस के अंदर जो अपन पहनते हैं उसमें पोलराइड लगवा सकते हैं। महंगा आता है, 3-4 हज़ार के अंदर आ जाएगा। तो पोलराइड वाले ग्लासेस से आपको इस तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। उससे लाइट जो है फिल्टर होकर आपकी आंखों में आती है। अब क्या होता है बच्चों, समझना ऐसा क्यों हुआ। देखो आप सबको पता है आंखों का प्यूपिल होता है, ठीक है ना, लेंस से पहले प्यूपिल होता है, ठीक है। वो प्यूपिल ही डिसाइड करता है कि कितनी लाइट को अंदर भेजना है, कितनी लाइट को अंदर नहीं भेजना है। मान लो आपकी कार की हेडलाइट है, मान लो आपकी कार की हेडलाइट है और इसमें से ढेर सारा प्रकाश आ रहा है ना, इससे बहुत सारा प्रकाश जो आपकी प्यूपिल है। अब लाइट जो है इस आपकी एक कार है, कार की हेडलाइट है ये ना, कार की हेडलाइट। तो कार की हेडलाइट से तो बहुत सारा प्रकाश आ रहा है, तो यहां पे अच्छी खासी उसकी इमेज बन भी जाएगी। पीछे जो हमारा रेटिना होता है उसके ऊपर अच्छी खासी इसकी अच्छा सा प्रतिबिंब बन भी जाएगा, डार्क सा, है ना। अब क्या हुआ, अब हुआ ऐसे कि मान लो ये साइकिल है, इस साइकिल वाले को आप देखना चाहते हो ना, बहुत ही गंदी सी साइकिल है, साइकिल वाला साइकिल चला रहा है। अब इस साइकिल में से भी कुछ प्रकाश आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, इस हेडलाइट से आने वाला प्रकाश बहुत ज्यादा है, तो हमारी प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्यूपिल क्या करता है, अगर बहुत ज्यादा लाइट आ रही है तो अपना साइज छोटा कर लेगा ताकि कम लाइट अंदर की तरफ एंटर करे। अगर ज्यादा लाइट अंदर की तरफ एंटर करेगी तो ये हमारी आंख को डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो उसका डेवलपमेंट ही इसी तरीके से हुआ है कि ज्यादा लाइट आए तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाए। जैसे नहीं एकदम से अपन उजाले में जाते हैं तो आंखें कैसे चिलमिलाने लग जाती है, 10th क्लास में सबने पढ़ा होगा। तो यहां पर प्यूपिल का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। इसकी किसकी वजह से, हेडलाइट की वजह से, क्योंकि हेडलाइट से आने वाला प्रकाश बहुत ज्यादा है तो प्यूपिल बोलता है मेरे को तो थोड़ी सी लाइट चाहिए यार, मेरे को छोटा सा प्रतिबिंब बनाना है, तू क्यों परेशान कर रहा है इतना। तो इसका आराम से प्रतिबिंब बन जाएगा अगर बहुत थोड़ी सी लाइट भी उसमें से आएगी तो। अब प्रॉब्लम ये कि प्यूपिल का साइज जैसे ही छोटा होता है तो इस साइकिल से या किसी भी दूसरी चीज से आने वाले प्रकाश की तीव्रता लगभग खत्म हो जाती है। मतलब आपको एक कार तो दिखेगी, कार की हेडलाइट भी दिखेगी, लेकिन बाकी कुछ नहीं दिखेगा, बाकी सब गायब या बहुत कम दिखेगा। क्योंकि इससे आने वाला प्रकाश जो है, क्योंकि प्यूपिल का साइज छोटा हो गया तो इनसे आने वाला जो प्रकाश है वो क्या हो गया, कम हो गया काफी, और इनकी पीछे आंखों पे इमेज बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया। तो जब अपन बच्चों पोलराइड यूज करते हैं, बीच में मान लो मैंने एक पोलराइड की शीट लगा दी, ग्रीन से बना देते हैं, तो पोलराइड की शीट लगाने से क्या होगा, ये पोलराइड की शीट इस जो हमारी कार की हेडलाइट है, कोई भी ऐसा सोर्स है जो कि बहुत ज्यादा लाइट फेंक रहा है उसको रोक देगा, बोले रुक जा, इंटेंसिटी कम कर देगा, तीव्रता कम कर देगा। तो हमारी आंखों में आने वाला जो प्रकाश है उसका मान कम हो जाएगा। जब उसका मान कम होगा तो प्यूपिल का साइज छोटा नहीं होगा, क्योंकि हमारी नर्व्स उसको बोलेगी नहीं ऐसा करने के लिए। तो प्यूपिल का साइज उतना ही है, तो फिर आप क्या, चाहे साइकिल चल रही हो, चाहे स्कूटर चल रहा हो, या कोई दूसरा व्हीकल चल रहा हो, या कोई आदमी चल रहा हो, उससे आने वाली लाइट आपकी आंखों में एंटर कर जाएगी और आप इजीली देख पाओगे। तो पोलराइड जो है वो एक्स्ट्रा लाइट जो भी आ रही है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, रोक देता है, ठीक है। इस तरीके से हम चकाचौंध से बच सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से कार की जो आगे की शील्ड होती है ना, कांच होता है आगे का, कार का जो कांच होता है ना, कांच की फ्रंट ग्लास विंडो में, ठीक है ना। तो आगे जो विंडो लगी होती है, तो जैसे ही कार है ना, तो आप कार को थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, कार कभी भी फ्लैट नहीं बनाते वो लोग, ऐसे कभी नहीं होती कार की शील्ड। कार की शील्ड हमेशा ऐसी टिल्ड सी होती है, ऐसी फ्लैट नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, अब उसके पीछे भी रीजन सुन लो। इस कांच की शील्ड के अंदर सबको पता ना ऐसी हो दिखती कार। देखो बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं बनेगी मेरे से, हाँ, पर ठीक है, आपको थोड़ा फील तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी कार होती है यार, ज़्यादा अच्छी बनाई ना तो फिर कचरा ही हो जाएगा मेरी ड्राइंग का भी, ठीक है। बच्चे चिल्लाएंगे, बोले क्या बनाया सर ये आपने। तो ये कार है, पूरी बनी गई फाइनली। तो ये जो कार है बच्चों, इसके अंदर भी पोलराइड लगा हुआ होता है, इसमें भी पोलराइड लगा हुआ होता है, और जो दूसरी कार है उसकी भी विंडशील्ड इसी तरीके से होती है, ठीक है ना, उसमें भी पोलराइड लगा हुआ होता है। तो जब इसका प्रकाश जो है, इसकी हेडलाइट का जो प्रकाश है, जब इसके अंदर जाता है बच्चों, तो इसमें जो दो लेयर्स लगी हुई है वो इस तरीके से होती है कि इन दोनों के बीच में बच्चों कितने का कोण बने, 90 डिग्री का कोण बने।
तो जब किसी हेडलाइट से इस कार की विंडशील्ड के ऊपर प्रकाश आता है तो उस केस में जो प्रकाश है उसकी तीव्रता ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। मतलब अगर आप ड्राइव कर रहे हो कार के अंदर तो दूसरे की हेडलाइट का ज्यादा फर्क आपको फील ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें पोलराइड लगे हुए हैं और पोलराइड इस तरीके से लगे हुए हैं कि वो क्या हो जाए, दो अलग अलग लेयर है, ताकि उन दोनों के बीच में कितने का कोण बन जाए, 90 का। और हमें पता है जब 90 का कोण बनता है तो प्रकाश की तीव्रता 0 हो जाती है मेलस के लॉ से, ठीक है। तो कार की जो विंडशील्ड है उसको 45 डिग्री के कोण पर जो है लगाया जाता है ताकि उसकी तीव्रता क्या हो जाए, समाप्त हो जाए प्रकाश की, ठीक है, काफी कम हो जाए। कांच की फ्रंट ग्लास विंडो में 45 डिग्री के कोण पर पोलराइड लगाते हैं, पोलराइड लगाते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो आप 3D ग्लासेस पहनते हो तो 3D पिक्चर्स के लिए इसका यूज करते हैं, 3D पिक्चर्स के लिए, ठीक है ना। तो जो आप 3D चश्मे पहनते हो ना, उन 3D चश्मे में दो अलग अलग तरीके के पोलराइड लगे होते हैं, यहां में अलग लगा होता है और यहां में अलग लगा होता है, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा 3D का बता नहीं रहा हूं कि पोलराइड के अंदर 3D कैसे काम करता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो एप्लीकेशन ही नहीं लिखे, ठीक है। तो आई होप इतना सफिशिएंट है, 3D चश्मों में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा बच्चों और एक जगह इसका यूज हम करते हैं, वो होता है जो आपका LCD होता है ना, आपकी LCD स्क्रीन, उसके अंदर इसका यूज करते हैं, LCD स्क्रीन के अंदर इसका यूज करते हैं, ठीक है। LCD LED इन सब स्क्रीन में इसका यूज करते हैं, LED भी लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा कैमरों में इसका यूज करते हैं। आपको पता है कैमरे का जो फिल्टर होता है ना, वो क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता को कम कर देता है, नोटिस किया होगा तुम लोगों ने, ठीक है। अंधेरा सा हो जाता है, मतलब ऐसा छाया में पिक्चर ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो प्रकाश जो हमारा कैमरे का आगे लेंस होता है ना, लेंस, उसे लेंस में पोलराइड लगा हुआ होता है, ठीक है। तो कैमरों के लेंस में, ताकि वो पिक्चर को फिल्टर कर सके, ठीक है। खूब बच्चे करते हो फिल्टर शिल्टर, ठीक है। तो बच्चों ये सारे एप्लीकेशन है और भी बहुत सारी जगह में इसका यूज करते हैं आज की लाइफ में पोलराइड का, और काफी ज्यादा यूजफुल है क्योंकि ये काफी ज्यादा लाइट को आने से पहले ही रोक देता है, ठीक है। और साथ के साथ उनका कलर भी खराब नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं कि रेड को ऑरेंज कर देगा, ऑरेंज को रेड कर देगा, कलर उतना वैसा ही रहेगा, बस उसकी तीव्रता घट जाएगी, ठीक है। आई होप तो बच्चों यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं ये अब हम नेक्स्ट क्लास में ही कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बच्चों क्लास 11th और 12th का पेड बैच, न्यू बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जिन बच्चों को भी लेना है फटाफट से नंबर्स पे कॉल कर दीजिए, और आपको उस जो आप कोर्स लेंगे उसके अंदर आपको बोर्ड पे जो कंटेंट लिखा है वो, हैंड रिटन नोट्स, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में आपको कनेक्ट करने का काम, और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है। जो अच्छा स्कोर करना चाहता है क्लास 12th के अंदर फटाफट से बैच ज्वाइन कर लो। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।